हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ जॉब यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रुकमनी की तरफ से जो एनसीईआरटी का बुक आता है। ओके, और उसी का हम लोग बायोलॉजी देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले ये लग रहा है बहुत लोगों को कि जो बीपीएससी का एग्जाम है उससे पहले बुक नहीं खत्म होगा। आप हमको 25 जो फरवरी है 25 फरवरी तक का टारगेट दीजिए। उससे पहले हम जो एनसीईआरटी का इसका जितना सीरीज है सभी को खत्म कर देंगे। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रहिए, ठीक है। तो हम बिल्कुल खत्म कर देंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि डेली हम लोग एक सब्जेक्ट से 10 से लेकर 15 पेज कवर कर रहे हैं। और एक सब्जेक्ट में 180 से लेकर 200 पेज तक का एक बुक है, ठीक है। तो इसी से आप मिला लीजिए हम लोग कितना तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और जीव विज्ञान में हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आज चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 देखेंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 750 एमसीक्यूज है। जब हम लोग पूरा थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग 750 एमसीक्यूज देखेंगे। हाँ, अगर आप अभी जो थ्योरी जो चैप्टर हम इसमें पढ़ा रहे हैं, अगर आप उसका एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो हमने एक और सीरीज स्टार्ट की है। जो वाईसीटी यानी यूथ पब्लिकेशन का बुक आता है, एक आरआरबी स्पेशल आता है जीके जीएस का, और एक एसएससी स्पेशल आता है। दोनों के क्वेश्चन बैंक का डिटेल डिस्कशन दिया रहता है। तो दोनों में से जो हम चैप्टर इसमें पढ़ाते हैं उसी चैप्टर का एमसीक्यू जो वहां से अपलोड कर देते हैं, ठीक है। आप लोग चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। आज ही सुबह 8 बजे डेली उसका 8 बजे और 10 बजे के आसपास एसएससी वाला, 8 बजे आरआरबी वाला, 10 बजे एसएससी वाला की बुक का वीडियो आपको मिल जाएगा। बाकी ये भी वीडियो आते रहेगा और धीरे धीरे हम कुछ दिन में हिस्ट्री और पॉलिटी का भी स्टार्ट कर देने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। 1 और 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हम लोग सजीव की संरचना पढ़ चुके हैं। और चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। चैप्टर नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग कोशिका विभाजन विभाजन के बारे में देखेंगे। तो चलिए, हम यहाँ पे सबसे पहले जूम कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से दिखाई दे। ओके, अब देखिए, इस चैनल पे 2000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। जैसे ही 2000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे, अप्रॉक्स से जो है 20 सब्सक्राइबर बाकी है, तो हम आप लोग के लिए एक जो हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। उससे आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मतलब कॉल तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो मेरा पर्सनल नंबर रहेगा, आप लोग के लिए हम शेयर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बस काम का चीज उसमें बात कीजिएगा, हम रिप्लाई करेंगे। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के बारे में। कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। किसी कोशिका के निर्माण से लेकर विभाजन होने तक की विभिन्न अवस्थाओं को कोशिका चक्र कहते हैं। जैसे ये एक सेल होता है, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़े थे कि एक पूर्ण उपस्थित कोशिका से ही कोशिका का निर्माण होता है। तो इस पूर्ण कोशिका से एक नए कोशिका कैसे बनते हैं, या इसके बीच जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी विभाजन होते हैं, जो भी प्रक्रिया होता है, तो इसको पूरे प्रक्रिया के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे कोशिका चक्र या सेल साइकिल। ओके, चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले जो इसमें अंतर अवस्था, अंतर अवस्था के बारे में देखते हैं। इंटरफेज क्या होता है, ठीक है, यानी शुरुआती पॉइंट क्या होता है। इस अवस्था में कोशिका उन सभी पदार्थों का निर्माण करती है जिनकी कोशिका विभाजन के समय आवश्यकता होती है। सबसे पहले क्या होता है, कोशिका सबसे पहले क्या करती है, उन सभी पदार्थ जो भी कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक पदार्थ है, आवश्यक प्रोटीन है, आवश्यक जैसे न्यूक्लियस के लिए डीएनए चाहिए, तो वो सब चीजें जो भी है, मतलब जो दूसरा कोशिका बनाएंगे उसके लिए जो भी जरूरत की चीज है और कोशिका विभाजन में जो भी चीजें की जरूरत पड़ती है, सबसे पहले कोशिका उसका निर्माण करता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें 3 अवस्थाएं होती है। प्रथम वृद्धि काल यानी जीवन फेज इसको बोला जाता है। इस अवस्था में कोशिका चक्र के पूर्ण होने में 30 से 40% समय लगता है। यानी नए कोशिका के बनने में जितना समय लगेगा, उसमें प्रथम जो काल होगा, प्रथम वृद्धि काल, जो कोशिका के विभाजन के लिए आवश्यक है, उसमें 30 से 40% लगता है, ठीक है। इस अवस्था में कोशिका वृद्धि करती है और डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण भी करती है, ठीक है। हमने ऊपर ही बता दिया था कि जो भी विभाजन के लिए आवश्यक है, डीएनए, प्रोटीन, ये सब का निर्माण करती है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसमें 30 से 40% समय लगता है। और कोशिका वृद्धि में क्या क्या, तो डीएनए का संश्लेषण होता है पहले फेज में, और उसमें क्या होता है, फिर प्रोटीन का और आरएनए का संश्लेषण होता है। उसके बाद जो एस फेज आता है, एस फेज में संश्लेषी काल होता है। यह 20 से 30% समय इसमें लगता है, ठीक है। इस अवस्था में कोशिका चक्र के पूर्ण होने का 20 से 30% समय लगता है। इस अवस्था में
प्रत्येक डीएनए की एक-एक प्रति तैयार हो जाती है। अब जैसे मान लेते हैं एक कोशिका है, इस कोशिका के न्यूक्लियस में क्या होता है, डीएनए होता है। अब ये डीएनए जो होता है ये एक ही डीएनए है। अब इस डीएनए का अगर डबल जब बन जाएगा, एक और सेम डीएनए बन जाएगा, तब तो जो दूसरा कोशिका इससे बनेगा उसके न्यूक्लियस के लिए यूज होगा। तो जो सेकेंड फेज में, पहले फेज में क्या करती है, जो है डीएनए का जो है वो संश्लेषण करती है, आरएनए का और प्रोटीन का संश्लेषण करती है कोशिका। सेकेंड फेज में एक और डीएनए का निर्माण करती है। ठीक है, देखते जाइए कोशिका का विभाजन कैसे होता है, बिल्कुल स्टेप वाइज बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, सेकेंड फेज में हम लोग क्या बना दिए, 2 डीएनए बना दिए। द्वितीय वृद्धि काल यानी G2 फेज में इस प्रवस्था में कोशिका चक्र के पूर्ण होने के 10 से 20% समय लगता है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन आरएनए का संश्लेषण होता है। फिर इसमें क्या होता है, प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण होता है तीसरा फेज में। तो अभी हम लोग क्या देखें, अभी हम लोग स्टार्टिंग का पॉइंट नंबर 1 देख रहे हैं, जिसमें कोशिका जो होती है वो आवश्यक चीजें बनाती है। आवश्यक चीजें में भी हम लोग 3 पॉइंट देखें। पहला पॉइंट ये देखें कि पहले डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण करेगी। फिर उसके बाद क्या करेगी, एक और डीएनए का निर्माण करेगी, यानी डीएनए का कॉपी बनाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेगी, फिर से आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण करेगी। ठीक है, तो ये सब चीजें जरूरी है क्या चीज के लिए, कोशिका विभाजन के लिए। उसके बाद हम लोग क्या एम फेज देखते हैं। एम फेज में क्या होता है, विभाजन प्रवस्था होता है। एम फेज में इस प्रवस्था में कोशिका चक्र के पूर्ण होने के 5 से 10% समय लगता है। इस प्रवस्था में केंद्रक के 2 विभाजन से 2 केंद्रक बनते हैं तथा बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन से 2 संतति कोशिकाएं बन जाती है। अब इसमें जो सेकेंड अवस्था में क्या होता है, सेकेंड अवस्था में अब हम लोग दो पहले क्या किए, दो जो है न्यूक्लियस के अंदर 2 डीएनए बना दिए। अब क्या होता है, पहले न्यूक्लियस अलग होता है, उसके बाद वो न्यूक्लियस जो होता है धीरे धीरे कोशिका द्रव्य से विभाजन होकर और 2 कोशिका में अलग अलग कोशिका में बन जाता है, जिस दोनों में न्यूक्लियस हो जाता है। न्यूक्लियस के अंदर दोनों का डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, हर चीज जो कोशिकाएं वो अलग हो जाता है। तो इस प्रक्रिया से जो है वह कोशिका का निर्माण होता है, एक कोशिका से दूसरा कोशिका का निर्माण। नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका विभाजन, देख लेते हैं सेल डिवीजन। अभी हम लोग क्या देखें, जो कोशिका का निर्माण होता है उसका जो प्रक्रिया है, जो सेल साइकिल है, वो देखे कोशिका चक्र। अब हम लोग कोशिका विभाजन देखते हैं। बोल रहा है कोशिका सिद्धांत के अनुसार नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होती है। जैसे ओमनिस, ओमनिस सेलस, ई सेलुला, ओमनी सेलुला, ई सेलुला, रॉबर्ट विरकोम के अनुसार। ठीक है, ओमनी सेलुला, ई सेलुला, रॉबर्ट विरकोम के अनुसार जो है कोशिका जो है नए कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होता है। पूर्ववर्ती कोशिकाओं को मातृ कोशिका यानी मदर सेल या जो है वो पेरेंट सेल कहते हैं, और जो नए कोशिका बनता है उसको डॉटर सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे ये चीज होगा, जैसे मान लेते हैं यह एक कोशिका है, हम ना थोड़ा सा फेज वाइज आपको बताते हैं। ठीक है, ये जो कोशिका है इसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके अंदर ये जो क्या है, ये डीएनए है। फिर ये क्या करेगा, नए कोशिका का निर्माण करना है, तो इसी कोशिका में थोड़ा सा प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। सेम वही उसी कोशिका में प्रोटीन डीएनए आरएनए का संश्लेषण करेगा फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज में ये क्या करेगा, इसी कोशिका में ये इसका न्यूक्लियस है, पहले ये एक डीएनए था तो एक और डीएनए ऐसे बना लेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, ठीक है, ये जो 2 डीएनए है, 2 डीएनए सेम फिगर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद क्या करेगा, ये जो न्यूक्लियस है एक और न्यूक्लियस अंदर बन जाएगा और दोनों अपना अपना डीएनए लेके अलग हो जाएगा। फिर अंदर आपको पता है कोशिका द्रव भरा रहता है। ठीक है, कोशिका द्रव भरा रहता है, और ये जो कोशिका द्रव है ये क्या करेगा, ये कोशिका द्रव जो है क्या करेगा, दोनों को अलग अलग कर देगा। तो इसका कोशिकांग अपना हो जाएगा और इसका एक अलग कोशिकांग हो जाएगा, और इस तरह से 2 कोशिका का निर्माण ऐसे हो जाएगा। तो ये जो इसमें जो पहले से जो कोशिका है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो पहले जो कोशिका होता है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मदर सेल। क्या बोलते हैं, मदर सेल, यानी जो है मातृ कोशिका यानी पेरेंट सेल बोलेंगे। और जो नए नए कोशिका बनेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डॉटर सेल। ठीक है, ऐसे कोशिका विभाजन होता है, और हमारे शरीर में कोशिका ऐसे बनते रहता है। कोशिका विभाजन की द्वारा ही कई कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक का नवीनीकरण हो जाता है। प्रत्येक बहुकोशिकीय सजीव एक कोशिकीय निषेचन अंडज के बारंबार कोशिका विभाजन से ही बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कोशिका विभाजन के प्रकार। अब कोशिका विभाजन भी अलग अलग प्रकार से होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो कोशिका विभाजन के दौरान बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या के आधार पर कोशिका विभाजन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ना पेन का साइज मोटा कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप लोग मोबाइल में देखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब सही है।
अब देखिए असूत्री विभाजन जो है, असूत्री विभाजन यानी एमिटोसिस, एमिटोसिस देख लेते हैं। 3 प्रकार के हम लोग क्या है, जो नए कोशिका बनता है यानी डॉटर सेल जो बनता है उसके क्रोमोसोम के संख्या के आधार पे यानी गुणसूत्र की संख्या के आधार पे कोशिका विभाजन को 3 प्रकार में बांटा गया। असूत्री विभाजन, इसमें क्या होता है, यह विभाजन सामान्य रूप से अविकसित एवं एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। किसमें, एक कोशिकीय जीव में पाया जाता है, और वैसे कोशिका में जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है उस कोशिका के अंतर्गत असूत्री विभाजन होता है। क्योंकि हम लोगों ने कल के ही क्लास में पढ़ लिया था कि जो नए कोशिका का निर्माण होता है पूर्ण रूप से बने पुराने कोशिका से ही नए कोशिका का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे असूत्री विभाजन जो होता है अविकसित एक कोशिकीय जीवों में जो है असूत्री विभाजन होता है। जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गया, नीलहरित शैवाल हो गया, अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, और अस्थि कोशिका और डब्ल्यूबीसी जो है ये सब कोशिका हो गए जिनमें असूत्री विभाजन देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल याद रखिएगा, कवक, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, अमीबा, प्रोटोजोआ, अस्थि कोशिका, ठीक है, और डब्ल्यूबीसी, इन लोगों में असूत्री विभाजन होता है। इसमें कोशिका के केंद्रक में संकुचन होता है जिससे 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। इसमें एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है असूत्री विभाजन में। अब उसके बाद होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं यानी सोमैटिक सेल में पाया जाता है। किसमें, कायिक कोशिकाओं में जो होता है यह समसूत्री विभाजन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। ठीक है, पादप कोशिका में इस प्रकार का विभाजन सामान्य रूप से विभज्योतक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, पादप कोशिका में जो समसूत्री विभाजन होता है वह विभज्योतक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, और एक कायिक कोशिकाओं में होता है। इसमें से एक जनक कोशिका और 2 संतति कोशिका में विभाजित हो जाती है तथा संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है, इसलिए इसे सम विभाजन भी कहते हैं। अब होता क्या असूत्री विभाजन में, अब यहाँ पे असूत्री विभाजन में एक ही कोशिका होता है और उसी में से जो है उसी से अलग कोशिका का निर्माण होता है। लेकिन समसूत्री में जो नए, जैसे ये बड़ा कोशिका हो गया यानी मदर सेल हो गया, ठीक है, इससे क्या हुआ 2 डॉटर सेल बना। तो इसमें जो क्रोमोजोम होगा यानी इसमें जो गुणसूत्र की संख्या होगी, जैसे मानव की बात करें तो 46 होता है। ठीक है, और कबूतर की बात करें तो कितना होता है 80 होता है, हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे। ठीक है, नींबू में कितना होता है 16 होता है। ठीक है, ये 16 और 32 होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये मानव की कोशिका का होगा तो दोनों में 46 होगा। ठीक है, अगर कबूतर के कोशिका बनेगा तो दोनों में 80-80 होगा। अगर नींबू का बनेगा तो दोनों में 16 होगा, नहीं तो दोनों में 32 होगा। ठीक है, यही याद रखिएगा। तो ऐसे कोशिका का विभाजन होते रहता है। तो दोनों में जो है बस इसलिए इसको सम विभाजन बोलते हैं, क्योंकि जो मदर सेल में जितना क्रोमोजोम था उतना ही डॉटर सेल में भी है, इसलिए समसूत्री विभाजन इसको बोलते हैं। इस विभाजन से निर्मित पुत्री कोशिका मातृ कोशिका के समान संरचना की ही होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फिगर हमने आपको ऊपर बनाया वो सेम फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1-2 प्रोसेस में पहले क्या हुआ, अलग अलग यहाँ पे डीएनए बना, ये देख सकते हैं। फिर ये डीएनए जो है अलग अलग हो गया, कोशिका द्रव जो है ये कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव भी अलग अलग हो गए और 2 यहाँ पे अलग अलग कोशिकाएं का निर्माण कर दिए थे। तो ये हो गया कौन, मदर सेल हो गया। ठीक है, ये मदर सेल हो गया और ये दोनों क्या हो गया, डॉटर सेल हो गया। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। इसे निम्न अवस्थाओं में विभक्त किया गया है। अंतर अवस्था, अंतर अवस्था यानी इंटरफेज, 2 कोशिका विभाजनों के बीच की अवधि को अंतर अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में कोशिका उन सभी पदार्थों का निर्माण करती है जिनकी कोशिका विभाजन के समय आवश्यकता होती है, ऊपर हम लोग देख चुके हैं। केंद्रक विभाजन, ठीक है, यानी क्रायोकाइनेसिस। केंद्रक विभाजन क्या होता है, इस प्रवस्था में केंद्रक 2 पुत्री कोशिका केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। इसे 4 भागों में बांटा गया है। पूर्वावस्था, जो चीजें हमने ऊपर आपको फिगर में समझाया सेम चीजें यहाँ पे दिया गया है। हमने पहले आपको बताया कि सबसे पहले क्या होता है, वो डीएनए बनने के बाद सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, यानी 2 केंद्रक बनता है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ केंद्रक विभाजन का चीजें दी हुई है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। पूर्वावस्था, केंद्रक के गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिक होते हैं। ठीक है, 2 क्रोमोटिड होते हैं। दोनों क्रोमोटिड सेंट्रोसोम की सहायता से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, पूर्वावस्था के अंत तक केंद्रक कला और केंद्रिका लुप्त हो जाती है। यूकैरियोटिक जंतु कोशिकाओं में तारकाएं विभाजित होकर विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये पूर्वावस्था में हो गया। उसके बाद मध्य अवस्था में क्या होता है, तुर्क रेशों का बनना और तुर्क के मध्यवर्ती क्षेत्र में गुणसूत्र के विन्यास इस जो प्रवस्था में मुख्य घटनाएं हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे चीजें दी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं सेंट्रोसोम से जुड़ा हुआ है, बाद में ये दोनों क्या हुआ, ये भी सेंट्रोसोम से जुड़ा हुआ है और बाद में दोनों क्या हुआ, अलग हो गया, ये सेंट्रोसोम से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। अभी हम लोग मध्य अवस्था देख रहे हैं। मध्य अवस्था में क्या होता है, प्रत्येक तारक के केंद्र से तारक की किरणें निकली रहती है। ये किरणें मिलकर तुर्क रेशों का निर्माण कर देती है।
गुणसूत्र केंद्र की परिधि से तुर्क के मध्यवर्ती क्षेत्र की ओर गमन करके तुर्क तंतु पर इस प्रकार अभिविन्यस्त हो जाते हैं कि उनके गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर मध्यवर्ती भाग में स्थित रहें और गुणसूत्र की भुजाएं ध्रुवों की ओर जो है अभिविन्यस्त रहें। ठीक है, नेक्स्ट है पश्चवाद। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, वो प्रोसेस दिया हुआ है। तो पश्च अवस्था यानी जो लास्ट प्रोसेस है वो इस अवस्था में गुणसूत्र के सेंट्रोसोम में विभाजन से गुणसूत्र दो क्रोमोटिड या अर्ध गुणसूत्रों में टूट जाता है, यही बताया गया है। नेक्स्ट है प्रत्येक क्रोमोटिड को अपना सेंट्रोमियर मिल जाने से यह एक पूरा गुणसूत्र बन जाता है, इसे पुत्री गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, यानी जो अलग गुणसूत्र बनता है, जो कोशिका हमने बताया उसमें क्या होता है, तो वो पुत्री गुणसूत्र बोलते हैं उसको। इस अवस्था में पुत्री गुणसूत्र एल वी आई आकार के दिखाई देते हैं। सेंट्रोमियर से जुड़े तुर्क तंतुओं में संकुचन से पुत्री गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर खिसकने लगते हैं, इसे पश्च अवस्था या अभिगमन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पुत्री गुणसूत्रों का एक पूरा सेट एक ध्रुव की ओर तथा दूसरा दूसरे ध्रुव की ओर जाता है। उसके बाद आता है अंत अवस्था यानी टेलोफेज। पुत्री गुणसूत्र दोनों ध्रुवों पर पहुंचकर अकुंडलित होकर जालिका बनाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ध्रुव पर गुणसूत्रों का समूह बन जाता है। प्रत्येक गुणसूत्रीय समूह के चारों ओर केंद्रीय आवरण परिवर्धित होने से प्रत्येक जनक कोशिका में दो संतति केंद्रक बन जाते हैं तथा प्रत्येक केंद्रक में केंद्रक का भी परिवर्धन हो जाता है। कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन पादप और जंतु कोशिका में अलग अलग विधियों से होता है। विदलन विधि यानी क्लीवेज मेथड। जंतु कोशिकाओं के मध्य भाग में एक खांच बनाना प्रारंभ होता है जो केंद्रीय भाग की ओर बढ़ती जाती है और कोशिका को दो पुत्री कोशिकाओं में बांट देती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कोशिका पटलिका विधि, सेल प्लेट मेथड। पादप कोशिका में कोशिका के मध्य भाग में गोल्जिकाएं और सूक्ष्म नलिकाएं एकत्रित होकर एक पटलिका बना लेते हैं, इसे कोशिका पटलिका कहते हैं। कोशिका पटलिका के दोनों ओर सेलुलोज के जमा होने से कोशिका भित्ति बन जाती है और इस प्रकार दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अब हम देख लेते हैं समसूत्री विभाजन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ जो है वह मिटोसिस। कायिक कोशिकाएं अपनी पुत्री कोशिकाओं में स्वयं के समान अनुवांशिक पदार्थ डीएनए को पहुंचाती है, जिससे जीवों की कायिकीय और उपाचयी समानता बनी रहती है। समसूत्री विभाजन यानी अलैंगिक जनन शरीर की वृद्धि तथा शरीर के अंगों की मरम्मत में सहायक होता है। अब हम लोग देख लेते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है यानी मियोसिस में क्या होता है, इसके निम्न गुण होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में ही होती है। ये जनन कोशिकाएं द्विगुणित होती है। इसके द्वारा जंतुओं में शुक्राणु तथा अंडाणु तथा पादपों में नर और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। किसे अर्धसूत्री विभाजन से। बस आप इतना याद रखिएगा अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होती है, तो वह जननांगों में होती है, यानी जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होती है। ये जो है वह आरआरबी, ठीक है, और एसएससी में बहुत बार एक क्वेश्चन आया कि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होती है, जनन कोशिका में होती है। और ये बीपीएससी में भी एक बार आया हुआ क्वेश्चन, अगर बीपीएससी का बायो का एमसीक्यू उठा के देखेंगे, ठीक है, जो पुराने पैटर्न पे होता था, यानी अगर आप 65वीं 63वीं ये सब को उठा के देखेंगे तो उस समय यह क्वेश्चन आया हुआ है अर्धसूत्री विभाजन से रिलेटेड। ठीक है, यह नर और मादा युग्मक अगुणित होते हैं, अर्थात इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। नर और मादा युग्मकों के संयोजन से युग्मनज का निर्माण होता है, यह द्विगुणित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए इस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणसूत्रों का भी संख्या में दुगुनित बनी रहती है। ठीक है, ये इंटरफेज है, आप देख सकते हैं होमोजीनियस क्रोमोसोम जो होता है, क्रोमोसोम यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्रोमोसोम क्या होता है, इसमें अलग क्रोमोसोम, इसमें अलग क्रोमोसोम, और यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई जो है बन के रेडी हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, जो भी हम लोग प्रोसेस अभी पढ़े हैं। उसके बाद है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में दो चरणों में पूर्ण होता है। एक होता है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में न्यूनकारी विभाजन होता है। इस विभाजन में समसूत्री विभाजन की भांति कोशिका विभाजन से पूर्व अंतर व्यवस्था होती है, जिसमें विभाजन की प्रक्रिया प्रारंभ होता है। इसमें जनक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है। ठीक है, जनक कोशिका से कितनी, दो कोशिकाएं बनती है। ठीक है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से आधी होती है, इसलिए इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। और इस विभाजन को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में,
4 भागों में न्यूनकारी विभाजन को यानी अर्धसूत्री विभाजन को बांधते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे अगर मदर सेल में जो है मानते हैं 50 क्रोमोजोम है, तो जो 2 डॉटर सेल बनेंगे इसमें 25 और 25 क्रोमोजोम देखने को मिलेगा, इसलिए अर्धसूत्री विभाजन इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर दोनों में सेम रहता है, दोनों में 50-50 रहता है, तो दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं पूर्वावस्था प्रथम यानी प्रोफेज फर्स्ट। समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था की तुलना में यह प्रावस्था लंबी अवधि की और जटिल घटनाओं वाली होती है। पूर्वावस्था प्रथम में समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था के समान गुणसूत्रों का संगठन, तरकाय का विभाजन, केंद्रक झिल्ली का लुप्त होना आदि घटनाएं होती है। यह 5 अवस्था में संपन्न होता है। जो पूर्वावस्था प्रथम फेज जो होता है समसूत्री विभाजन की, जो है वह तुलना में जो है वह इसमें थोड़ा सा जो है वह लंबी अवधि के लिए जटिल घटनाएं होती है। इसमें 5 अवस्थाएं में संपन्न होता है। लेप्टोनिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन और डाइकेनेसिस में ये संपन्न होता है। इन घटनाओं के अतिरिक्त समान जीन रखने वाले समजात गुणसूत्रों को क्रोमेटिड आपस में कुंडलित हो जाते हैं और इस कारण को जीव विनिमय कहते हैं। क्या बोलते हैं, जीव विनिमय कहते हैं। उसके बाद जीन विनिमय की घटना के फलस्वरूप क्रोमेटिड में जीनों के नए समूह बन जाते हैं। पूर्व अवस्था प्रथम में समजात गुणसूत्रों में होने वाले जीन विनिमय के कारण अगली पीढ़ी के लक्षणों में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। मध्य अवस्था प्रथम यानी मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, समजात गुणसूत्र मध्य पट्टिका दोनों को और एक एक समूह में जमा हो जाते हैं। समजात गुणसूत्रों में से एक मध्य पट्टिका के एक और दूसरा जो होता है मध्य पट्टिका के दूसरी ओर होता है। ठीक है, विभाजन तुर्क बनने पर प्रत्येक और गुणसूत्र अपनी ओर के तुर्क तंतुओं से जुड़ जाते हैं। समसूत्री विभाजन समसूत्री कोशिका विभाजन के विपरीत क्रोमेटिडों के सिरे मध्य पट्टिका की ओर तथा गुणसूत्र केंद्र ध्रुवों की ओर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है पश्चवत फेज। अभी हम लोग जो होता है अर्धसूत्री विभाजन के हम लोग देख रहे हैं, जो है वो लास्ट फेज है। ठीक है, इस प्रवस्था में समसूत्री विभाजन प्रवस्था में जो समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था के समान यहाँ सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, सेंट्रोमियर का विभाजन यहाँ पे नहीं होता है। तुर्क तंतुओं के संकुचन से पूर्ण गुणसूत्र अपने ध्रुव की ओर गमन करता है तथा पश्चावस्था प्रथम के अंत तक प्रत्येक ध्रुव पर गुणसूत्रों का एक एक समूह बन जाता है। नेक्स्ट है जो है अंत्यावस्था प्रथम। इनमें दोनों ध्रुवों पर गुणसूत्रों के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार 2 केंद्रक बन जाते हैं तथा कोशिकस द्रव्य को विभाजन के से 2 पुत्री विभाजन बन जाती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या मातृक कोशिका की तुलना में आधी रह जाती है और अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के फलस्वरूप 2 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण इसमें हो जाता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन का द्वितीय फेज। अभी हम लोग प्रथम फेज देख रहे थे, द्वितीय फेज में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय समसूत्री कोशिका विभाजन का समान होता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक अगुणित पुत्री कोशिका 2 पुत्री कोशिकाओं में क्या होता है, वह बट जाता है। ठीक है, इसके साथ ही अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है तथा 2n गुणित मातृ कोशिका से 4n अगुणित पुत्री कोशिका बनती है। ठीक है, यानी अर्धसूत्री विभाजन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूसिस। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, द्विगुणित कोशिकाओं से अगुणित युग्मक बनते हैं और निषेचन की क्रिया में नर और मादा युग्मकों के संयोजन से युग्मजन का निर्माण होता है जो कि द्विगुणित होता है। ठीक है, यह विकसित होकर द्विगुणित जीव का निर्माण करता है। इस प्रकार जीवों में गुणसूत्रों की संख्या प्रत्येक पीढ़ी में समान बनी रहती है। ठीक है, अनुवांशिक पदार्थों को अदला बदली जीन विनिमय की प्रक्रिया में नर और मादा के लक्षणों का आपस में मिश्रण हो जाता है। इससे संतान में नए और अच्छे गुणों का समावेश होता है। ठीक है, इस तरीका से होता क्या है, जो जीन विनिमय की प्रक्रिया में नर और मादा के लक्षणों का आपस में मिश्रण हो जाता है, इससे क्या होता है, तो संतान में नए और अच्छे गुणों का जो है वह समावेश हो जाता है, नर और मादा दोनों का गुण मिल जाता है, जिसके कारण तो हम लोग यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 में कोशिका विभाजन देख लीजिए, जिसमें हम लोग जो है वह समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन कोशिकाएं के हम लोग देखे, और जो है वह अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका का कैसे निर्माण होता है पूरा प्रोसेस देखे, समसूत्री विभाजन में कोशिका का कैसे निर्माण होता है पूरा प्रोसेस देखे, और अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका का कैसे निर्माण होता है पूरा प्रोसेस देखें। ओवरऑल प्रोसेस ये है कि जो हम लोग के शरीर के अंदर अगर तीनों को एक साथ मिला के पढ़ें, तो जो हम लोग के शरीर के अंदर है, अंदर कोशिकाएं हैं, इसी कोशिका से जो है वह दो नए नए कोशिकाएं का निर्माण होता है, जिसे हम लोग जो पुराने कोशिका होते हैं इसको हम लोग मदर सेल के नाम से जानते हैं, और जो नई दो कोशिकाएं बनती है उसको हम लोग डॉटर सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोनों में बिल्कुल सेम होता है, क्रोमोसोम और डीएनए कोशिका हर चीज इसमें सेम होता है।
ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं पादप एवं जंतु ऊतक। ऊतक बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊतक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ऊतक से रिलेटेड कल भी हम लोग क्लास में कुछ चीजें देखे थे। हुआ क्या था, कल हम लोग क्या देखे थे ऊतक से रिलेटेड, ये देख लेते हैं। अगर किसी जीव में एक कोशिका होता है तो ये हर क्रियाएं यानी उस शरीर का पाचन क्रिया जो है वह श्वसन की क्रिया, हर क्रिया जो होता है उस एक ही कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। लेकिन जिस जीव में जैसे हम लोग मानव हुए उसमें एक से अधिक कोशिकाएं यानी अनंत कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, तो वो सभी कोशिका का अलग अलग समूह होता है और वो सभी कोशिकाएं अलग अलग कार्य के लिए होती है। जैसे श्वसन के लिए अलग अलग कोशिकाओं का समूह है, खाना पचाने के लिए अलग कोशिकाओं का समूह है, उत्सर्जन के लिए अलग कोशिकाओं का समूह है। तो वो लोग जो कोशिकाओं का समूह होता है उसी को ऊतक बोलते हैं। यही हम लोग कल के क्लास में देखे थे। आज हम लोग उस ऊतक के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जंतु और पादप कोशिका जो ऊतक है उसके बारे में। ठीक है। पादप एवं जंतु ऊतक जो प्लांट एवं एनिमल टिश्यू जो होता है, यह बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं सम्मिलित रूप से विभिन्न प्रकार के ऊतक बनाती है। यहाँ पे याद रखिएगा बहुकोशिकीय जीवों में ही ये सब हम लोग को देखने को मिलेगा ऊतक, एक कोशिकीय जीवों में नहीं देखने को मिलेगा। ऊतक सम्मिलित रूप से अंगों के मिलने से शरीर के विभिन्न तंत्र बनाते हैं। ठीक है, कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाते हैं, ऊतक जो है वह मिलकर अंग और अंगों के मिलने का से जो है वह शरीर बनता है हम लोगों का। ठीक है, जैसे किस तरह एक ईंट लिए हम लोग, ईंट से क्या हुआ, ईंट से पूरा दीवार बना, दीवार से उसके बाद क्या होता है पूरा घर बन के रेडी हम लोग का हो जाता है। वैसे ही एक कोशिका होता है, बहुत सारे कोशिकाएं मिलता है, उसके बाद वो कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनता है। बहुत सारे ऊतक मिलकर हमारे क्या क्या बनाता है, एक अंग बनाता है, और बहुत सभी अंग मिलकर हमारा शरीर का निर्माण हो जाता है। ठीक। अब हम लोग देखते हैं टिश्यू यानी ऊतक जो होता है वह कोशिकाओं के समूह होते हैं जिनकी उत्पत्ति यानी परिवर्तन, डेवलपमेंट और कार्य फंक्शन समान होते हैं। ठीक है, कोशिकाओं के समूह होते हैं, ऊतक जो क्या होते हैं कोशिकाओं के समूह होते हैं जिनकी उत्पत्ति, डेवलपमेंट और फंक्शन सब चीज क्या होते हैं सेम होते हैं। ऊतक परिवर्धन यानी डेवलपमेंट अवस्था के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। यानी ऊतक का डेवलपमेंट कैसे होता है इसको हम लोग दो प्रकार में जो है वो दो प्रकार से होते हैं। एक पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू, और एक जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू होते हैं। अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले प्लांट ऊतक यानी प्लांट टिश्यू के बारे में। पादप ऊतक के दो प्रकार होते हैं, विभाज्योतक यानी मेरिस्टेमेटिक और अस्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू होते हैं। याद रखिएगा, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, पादप ऊतक देख रहे हैं, और पादप ऊतक ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं, विभाज्योतक और अस्थायी ऊतक। विभाज्योतक में क्या होता है ये देखेंगे हम लोग। विभाज्योतक में क्या होता है, यह ऊतक सक्रिय वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये ऊतक क्या होता है, सक्रिय वृद्धि वाले क्षेत्र में, जो यानी जो है वह एक्टिव एक्टिव और डेवलपमेंट वाला जो एक्टिव और ग्रोथ वाला जो क्षेत्र रहता है उसमें विभाज्योतक ऊतक पाया जाता है। ठीक है, ये पादप में हम लोग पढ़ रहे हैं, पादप ऊतक के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। विभाज्योतक ऐसी जीवित कोशिकाओं का समूह है जिनमें विभेदन पूर्ण नहीं होता है, यानी इसमें विभेदन नहीं होता है और ये जीवित कोशिकाओं का समूह होता है। इस प्रकार के ऊतक कोशिकाएं विभाजन क्षमता युक्त होती है और नई कोशिकाएं बनाती है। यानी जो विभाज्योतक, नाम से ही लग रहा है विभाज्योतक कोशिकाएं या जीवित कोशिकाओं का समूह होता है, और ये जो ऊतक होता है ये नए कोशिकाओं के, जब ऊतक कोशिका विभाजन क्षमता युक्त होती है और ये नए कोशिकाएं का बनाती रहती है, ये विभाज्योतक ऊतक। इनकी कोशिकाएं क्या होती है, गोलाकार होती है, अंडाकार होती है। कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय यानी इंटरसेलुलर स्पेस स्थान नहीं पाया जाता है। इसके कोशिकाओं के अंदर जो होता है वह कोशिकाओं के अंदर स्थान नहीं पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाओं का जीव द्रव गाढ़ा और केंद्रक बड़ा होता है तथा कोशिका भित्ति पतली होती है। ठीक है, इस ऊतक में यानी जो विभाज्योतक ऊतक है इसमें जीव द्रव्य क्या होता है, गाढ़ा होता है, केंद्रक बड़ा होता है। ठीक है, और कोशिका भित्ति पतली हो जाती है। पादप में स्थित स्थिति के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी जो विभाज्योतक उदक है, पादप में कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक है शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक, अंतर्वेशी विभाज्योतक ऊतक और पार्श्वी विभाज्योतक ऊतक। ध्यान रहे अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऊतक, और ऊतक में हम लोग जो है वह पादप ऊतक के बारे में पढ़ रहे हैं। पादप ऊतक में भी हम लोग विभाज्योतक ऊतक पढ़ रहे हैं जो पादप ऊतक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जो है वह विभाज्योतक, और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, परमानेंट ऊतक पढ़ेंगे। तो विभाज्योतक ऊतक में भी हम लोग तीन प्रकार जो होता है वह पौधे में पाए जाते हैं। ठीक है, यह स्तंभ ओ मूल के शीर्ष भाग में पाया जाता है तथा इस ऊतक से पादप की लंबाई में वृद्धि होती है। पादप की लंबाई में किस ऊतक से वृद्धि होती है, तो ऑप्शन में अगर है विभाज्योतक ऊतक तो उसको मार दीजिएगा, या एपिसल में मेरिस्टम यानी जो है शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक के द्वारा। यहाँ से लग रहा है शीर्षस्थ यानी शीर्ष मतलब क्या होगा, लंबाई बढ़ेगा, शीर्ष पे पहुंचेगा यानी लंबाई बढ़ेगा।
उसके बाद होता है अंतर्वेशी विभाज्योतक ऊतक। ऊतक घास और अन्य एक बीजपत्री पादपों की पर्व यानी इंटरनोड के आधार पर स्थित होते हैं। यह पादप के स्तंभ के पर्व की वृद्धि करते हैं, यानी जो पादप के स्तंभ है, यानी जो जड़ जो है स्तंभ है, जो उस स्तंभ को ये क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट है पार्श्वीय विभाज्योतक ऊतक है। यह ऊतक स्तंभ और जड़ के पार्श्व भाग में स्थित होते हैं। यह स्तंभ और जड़ में वृद्धि करते हैं। ठीक है, ये स्तंभ के पर्व में वृद्धि करता है यानी इंटरनोड में वृद्धि करता है, और पार्श्वीय जो विभाज्योतक होता है उसके स्तंभ और जड़ में वृद्धि करता है। अब हम लोग देखेंगे अस्थायी ऊतक। अभी ये अस्थायी ऊतक किसका, अभी हम लोग प्लांट का पढ़ रहे हैं, प्लांट ऊतक, इसलिए हम बार बार आपको रिकॉल कर रहे हैं प्लांट ऊतक प्लांट ऊतक, क्योंकि आपको ये चीज जो दिमाग में सेट रहे कि प्लांट ऊतक का कैसे कैसे प्रोसेस है, कैसे कैसे इसमें हम लोग जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब तो अस्थायी ऊतक में क्या होता है, अस्थायी ऊतक ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिनमें विभाजन की क्षमता सामान्यतः नष्ट हो जाती है, यानी ये बिल्कुल परमानेंट और फिक्स हो जाते हैं। इसमें विभाजन की प्रक्रिया बहुत मुश्किल होती है, यानी बिल्कुल सामान्यतः नष्ट होती है, मतलब क्षमता नहीं रहती है, तथा वृद्धि पर निश्चित आकार व आकृति की हो जाती है, यानी वृद्धि यह पादप शरीर के कार्य को संपन्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अभी हम लोग अस्थायी ऊतक कितने के बारे में पढ़े कि अस्थायी ऊतक क्या करता है, तो इसके विभाजन की क्रिया नष्ट हो जाती है और ये पादप कोशिकाएं में पाए जाते हैं। इसका एक निश्चित आकार हो जाता है और ये विशेष कार्य जो है यह संपन्न करती है, यह शरीर का जो विशेष कार्य है उसको ये संपन्न करती है। ये दो प्रकार का होता है अस्थायी ऊतक, एक सरल ऊतक होता है और एक जटिल ऊतक होता है। ओके, एक सरल ऊतक और एक जटिल ऊतक होता है। सरल ऊतक क्या होता है, यह समान उत्पत्ति आकार और कार्य करने वाली एक ही प्रकार की कोशिकाओं से सरल ऊतक बनाता है, और इसके निम्न प्रकार हैं मृदु ऊतक और स्थूल कोणोतक और दृढ़ो ऊतक होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है मृदु ऊतक। मृदु ऊतक जो होता है, इसमें मृदु ऊतक के बारे में, इस प्रकार की कोशिकाएं समवायासीय और गोलाकार होती है। ठीक है, मृदु ऊतक जो होते हैं समवायासीय गोलाकार होते हैं। इसकी कोशिकाएं अंतर कोशिकीय स्थानयुक्त होती है। इसकी सेलुलोज से बनी पतली कोशिका भित्ति भी होती है इसकी। ये ऊतक पादप के कोमल भागों में पाए जाते हैं तथा खाद्य संग्रहण करते हैं। हरित लवक की उपस्थिति के कारण इन्हें हरित ऊतक भी कहते हैं, क्योंकि जो अस्थायी ऊतक होता है इसमें हरित लवक की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग हरित लवक हरित ऊतक के नाम से जानते हैं, और यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करते हैं ऊतक। ठीक है, जो सेकेंड इसका होता है स्थूल कोण ऊतक। एक सरल सरल अस्थायी ऊतक और एक स्थूल कोण ऊतक होते हैं। इस प्रकार की कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार एवं बहुभुजाकार होती है। इन कोशिकाओं में अंतरकोशिकीय स्थल के सामने कोनों पर कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन के जमाव के कारण अधिक मोटी होती है। यह ऊतक पादपों को लचीला युक्त दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है दृढ़ ऊतक। दृढ़ो ऊतक जो है, इस प्रकार की कोशिकाएं प्रायः लंबी संकरी और नुकीले सिरों वाली होती है। कोशिका भित्ति लिग्निन लिग्निन का अधिक जमाव होने के कारण कोशिका भित्ति समान मोटाई से काफी मोटी हो जाती है। ठीक है, यानी जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति जो होता है वह समान मोटाई से काफी ज्यादा मोटा हो जाता है, कि किसके उपस्थिति के कारण, लिग्निन के जमाव के कारण ये हो जाता है। प्रौढ़ अवस्था में इन कोशिकाओं में नहीं रहता। प्रौढ़ अवस्था में इन कोशिकाओं में जो है वह लिग्निन नहीं होता, या पादपों में कठोर भागों में होते हैं, वह यांत्रिक समर्थन प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं यहाँ से। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हम लोग देख लेते हैं जटिल ऊतक। जटिल यानी कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, और ये सभी एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करते हैं। जटिल ऊतक में, जटिल ऊतक क्या होता है, एक से अधिक प्रकार की अलग अलग, जैसे अभी तक ऊतक देखे हम लोग, जो ऊतक होता है एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, और जटिल ऊतक होते हैं अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर एक ऊतक बनते हैं, और ये एक ही तरह से कार्य करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम एक प्रकार के जटिल ऊतकों का संवहन ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के ऊतक है, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी जो है वह जटिल ऊतक है। हम लोग देख लेते हैं जाइलम के बारे में। जाइलम यह जल और खनिज, ज से जाइलम और ज से जल और खनिज लवणों का चालन करता है। ये चार प्रकार की कोशिकाएं होती है, वहिकाएं, जाइलम जंतु और जाइलम मृदुतक यह होती है। ठीक है, इन चारों कोशिकाओं में से केवल जाइलम मृदुतक कोशिकाएं ही जीवित होती है, अन्य सभी मृत कोशिकाएं होती है। जाइलम जो कोशिकाएं होती है, जो जल और खनिज लवणों का संवहन करती है हमारे शरीर में, कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की होती है, जो वाहिकाएं, जाइलम जंतु और जाइलम मृदुतक होती है। ओके ओके, अब बाकी जो होता है इसमें मृत होता है। ठीक है, तो ये जो जाइलम
जो है वह मृदुतक है, बाकी चौथा नंबर, बाकी वाहिनिकाएं और जाइलम तंतु ये सब मृत होते हैं। वाहिनिका लंबी और नुकीले सिरों वाली संकरी कोशिका है। इसकी भित्तियां कठोर और लिग्नीकृत होती है। इसमें जीव द्रव्यक नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जीव द्रव्यक नहीं होता है वाहिकाएं में। वाहिका जो कोशिकाएं होती है, वाहिका बेलनाकार और चौड़ी गुहायुक्त कोशिका है। वह परस्पर जुड़कर नलिकाकार संरचना बनाती है। इनकी भित्ति भी लिग्निन युक्त होती है। जाइलम तंतु लंबी कोशिकाएं होती है तथा इनमें लिग्निन का स्थूलन अधिक होने के कारण गुहिका कम होती है, यह भी मृत होती है। जाइलम मृदुतक सामान्य मृदुतक के समान होता है, ठीक है। जाइलम जो है वह जाइलम मृदुतक एकमात्र जो है वह जीवित है, बाकी सब जो है वह मृत होता है। फ्लोएम के बारे में देख लेते हैं। फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम मुख्य खाद्य पदार्थों को, ठीक है, खाद्य पदार्थों को यह जो है तने और जड़ की ओर संवहन करता है। फ्लोएम 4 प्रकार के अवयवों चालनी नलिका, सह कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम रेशों से मिलकर बना होता है। चालनी नलिका कोमल भित्ति, बड़ी कोशिका गुहा वाली जीवित संरचना है, ठीक है। इन कोशिकाओं की लंबाई अधिक और चौड़ी कम होती है, लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई कम होती है। चालनी नलिका बनने वाली कोशिकाओं के सिरे की भित्ति छिद्रित होती है। पूरी नलिका में अनुप्रस्थ पट्टिकाओं वाले स्थानों पर छिद्र उपस्थित होने के कारण इन्हें चालनी पट्टिकाएं कहते हैं। चालनी नलिका को कोशिका में केंद्रक नहीं होता। चालनी नलिका का जो कोशिका है उसमें क्या होता है, केंद्रक नहीं होता है। इन नलिकाओं में खाद्य पदार्थों का घुलित अवस्थाओं में स्थानांतरण होता है। प्रत्येक चालनी कोशिका के पास मृदुतकी कोशिका होती है जिसमें सघन जीव द्रव्य और बड़ा केंद्रक पाया जाता है। उसे सह कोशिका भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब स्व कोशिका चालनी नलिका पर नियंत्रण करती है। फ्लोएम में रेशे दृढ़ोतक के बने होते हैं तथा लिग्नीकृत होती है। ये रेशे यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है, यानी जो है वह यांत्रिक शक्ति जो है ये कौन प्रदान करती है, चालनी नलिका को, तो सह कोशिका जो है जो इसके आसपास जुड़ी रहती है वही इसको जो है प्रदान करती है, क्या, तो इस पर जो यांत्रिक शक्ति इसको प्रदान करती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बाह्य त्वचीय ऊतक यानी एपिडर्मल टिश्यू। यह पौधों का सबसे बाहरी आवरण है। इसमें बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, रंध्र और रोम आते हैं। बाह्य त्वचा की कोशिकाएं लंबी और एक दूसरे से सटी हुई होती है, ठीक है, सटी हुई होती है। इसकी कोशिकाएं मृदुतक से बनी होती है। बाह्य त्वचा की बाहरी सतह पर मोम की परत पाई जाती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। बाह्य त्वचा पर उपस्थित रंध्र वाष्पोत्सर्जन और गैसों के विनिमय के कार्य करते हैं। जड़ों पर एक कोशिकीय मूल रोम होते हैं जो जल और खनिज का अवशोषण करते हैं। तने पर बहुकोशिकीय त्वचा रोम होते हैं जो स्रावी होते हैं और वो उस वाष्पोत्सर्जन काम करते हैं। भरण ऊतक तंत्र यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, यह बाह्य त्वचार और संवहन बंडल के बीच का ऊतक है। इसमें मृदुतक, स्थूलकोण और दृढ़ ऊतक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संवहनीय ऊतक तंत्र यानी वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसमें जाइलम के फ्लोएम होते हैं जो मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं, जो परिवहन का कार्य करते हैं। जंतु ऊतक यानी एनिमल टिश्यू, कार्य और संरचना के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और यहाँ तंत्रिका ऊतक होते हैं। उपकला ऊतक यानी एपिथेलियम टिश्यू, जंतु के शरीर को ढकने के या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को उपकला ऊतक कहते हैं। एपिथेलियम टिश्यू के नाम से हम लोग जानते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, सरल उपकला और संयुक्त उपकला। उनके ऊतके का बना होता है। सरल उपकला देह, गुहा और वाहिनियों का अस्तर बनाता है। वहीं चपटी कोशिकाओं वाला घनाकार उपकला और लंबी और पतली कोशिकाओं वाला स्तंभाकार उपकला कहलाता है। संयुक्त उपकला 2 या अधिक स्तरों का बना होता है। जंतुओं की त्वचा संयुक्त उपकला का होता है, ठीक है। इतना डीप में मतलब वो जो है वो बीपीएससी एग्जाम में आ सकता है। अगर आप नॉर्मल कोई एग्जाम जैसे मतलब नॉर्मल तो नहीं है, एसएससी रेलवे काफी हार्ड है, तो मतलब इतना डीप में नहीं आएगा। उपकला ऊतक भिन्न-भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करते हैं, जैसे त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का अस्तर, फेफड़ों की कुपियां, वृक्कीय नली आदि एपिथीलियमी ऊतक से बने होते हैं। संयोजी ऊतक के बारे में देखें यानी कनेक्टिव टिश्यू, यह शरीर के अन्य ऊतकों और अंगों के एक दूसरे से जोड़ने वाला ऊतक है। संयोजी ऊतक में कोमल उपास्थि, अस्थि, वसीय ऊतक और रक्त सम्मिलित होते हैं। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन स्रावित करती है जिसे कोलेजन तंतु हम लोग कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे कोलेजन तंतु कहते हैं। कोलेजन तंतु ऊतक को शक्ति, प्रत्यास्थता और लचीलापन प्रदान करता है। कोजेजन कोजेजन तंतु कोशिका पॉलीसेकेराइड भी स्रावित करती है जो
कोशिका और तंतु के बीच आधात्री का कार्य करता है। उपास्थि यानी कार्टिलेज के बारे में बात करते हैं। मनुष्य में नाक की नोक वाह कर्ण संधियों में पाई जाती है। बोन यानी अस्थि जो होता है खनिज युक्त ठोस संयोजी ऊतक है जो संरचनात्मक ढांचा बनाता है। वो ऊतकों को सहारा और सुरक्षा देता है। वसा ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू एक शिथिल संयोजी ऊतक है जो त्वचा के नीचे स्थित होता है। इस ऊतक की कोशिका में वसा का संग्रहण होता है। इस रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें प्लाज्मा यानी आरबीसी और बिंबाणु पाए जाते हैं। ठीक है, रक्त किस प्रकार का एक तरल संयोजी ऊतक है जिसमें आरबीसी और बिंबाणु पाए जाते हैं। पेशी ऊतक के बारे में देख लेते हैं यानी जो है मुस्कुलर सेल मिस्कुलर टिश्यू। यह समानांतर व्यवस्थित लंबे बेलनाकार तंतु से बना होता है। प्रत्येक तंतु सूक्ष्म पेशी तंतुक से बना होता है। सभी पेशी तंतु उद्दीपन के कारण समन्वित रूप से संकुचित असंकुचित होते हैं। पेशीय ऊतक की क्रिया द्वारा शरीर और उसके अंग वातावरण के उद्दीपन के फलस्वरूप गति करके अनुक्रिया करते हैं। पेशी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदयक पेशी होते हैं। कंकाल पेशी जो है वह यह कंकाल पेशी या पेशियां मुख्य रूप से कंकाल की अस्थियों से जुड़ी रहती है। धारियों की उपस्थिति के कारण इसे रेखीय पेशी भी कहते हैं। इस पर तंत्रिका तंत्र ऐच्छिक नियंत्रण रखता है, इसलिए इसे ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। यह पेशी गमन और अंग संचलन में सहायक होता है। ठीक है, कंकाल जो ऊतक होता है वह क्या होता है, यह पेशी ऊतक पेशी गमन और अंग संचालन में सहायक होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है चिकनी पेशी चिकनी पेशी यानी स्मूथ मसल्स। यह आंतरिक अंगों जैसे आहार नाल जनन मार्ग की भीतरी भीति में स्थित होता है। कौन सा, चिकनी पेशी। धारियों की अनुपस्थिति के कारण अरेखित पेशी कहते हैं इसे, यानी इसमें धारी होते हैं इसलिए अरेखित पेशी भी कहते हैं। ऐच्छिक नियंत्रण नहीं होने के कारण इसे अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, हृदय पेशी यानी कार्डिक मसल, यह रैखित और अनैच्छिक पेशी होता है। रैखित और अनैच्छिक पेशी होता है। ये क्वेश्चन बिहार एसएससी का जो सीजीएल वाला एग्जाम होता है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, और हम एक प्रैक्टिस सेट में भी देखे थे, हम ज्ञान बिंदु के प्रैक्टिस सेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखे थे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब आप पूछिएगा ज्ञान बिंदु में किस प्रैक्टिस सेट में, तो बिहार एसआई का जो प्रैक्टिस सेट आया हुआ था लास्ट में एग्जाम के कुछ दिन पहले आया हुआ था, तो वो उसमें ये था। ठीक है, चलिए, हृदय पेशी के बारे में देख लेते हैं। और उस हो गया, ये हृदय पेशी हो गया। अब तंत्रिका ऊतक यानी नर्व टिश्यू के बारे में देख लेते हैं। यह उद्दीपन के फल स्वरूप शरीर की अनुक्रिया के नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। यह तंत्रिका कोशिका से बना होता है जो उद्दीपन ग्रहण और संचरण करती है। तंत्रिका कोशिकाएं दुमाश्व और तंत्रिकाक्ष से मिलकर बनी होती है। तंत्रिका कोशिका में उद्दीपन विद्युत और रासायनिक संकेतों के रूप में संचरित होते हैं जिन्हें आवेग यानी इम्पल्स कहते हैं। रचना के आधार पर ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, भरण ऊतक तंत्र और सहन्वीय ऊतक तंत्र होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख लिए, ऊतक से संबंधित हम लोग पादप ऊतक देखे, पादप ऊतक के उसके प्रकार देखे, जाइलम फ्लोएम देखे। जाइलम में याद रखिएगा ज से जाइलम और ज से जल का संवहन, फ्लोएम बाकी खाद्य पदार्थ का संवहन करता है। ठीक है, तो ऊतक से संबंधित हम लोग देखे, जो भी सहनवनीय ऊतक है, एक रक्त तरल संयोजी ऊतक है, ये कार्डिक यानी जो हृदय में ऊतक है, वो कुछ चिकनी ऊतक है, वो सब चीज हमने काफी डिटेल में यहाँ पे पढ़े, एक एक पॉइंट अच्छा से पढ़े और इसको समझे भी। नेक्स्ट अब हम लोग वायरस के बारे में देखते हैं, चैप्टर नंबर 5 हम लोग वायरस के बारे में अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग वायरस के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, वायरस का अर्थ होता है विष अथवा विषैला तरल। ठीक है, वायरस के बारे में दिमित्री इवानोस्की 1892 ईस्वी में तंबाकू के मोजैक रोग के रोगाणुओं की पहचाना था जिसने वायरस नाम दिया था। ठीक है, यानी जो मोजैक रोग, सबसे पहले वायरस जो होता है, वायरस तो रोग के लिए ही फेमस है। कोरोना वायरस जो है वह बर्ड फ्लू वायरस, सब वायरस ही है। ठीक है, तो मोजैक रोग के जो रोगाणु है उसमें जो है वो पहचाना गया था जिसका नाम क्या दिया गया था, वायरस नाम दिया गया था। इनकी माप बैक्टीरिया से भी कम होता था क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। ठीक है, इनका जो माप यानी इसका जो साइज मापा गया था वो बैक्टीरिया से भी कम मापा गया था क्योंकि जो बैक्टीरिया प्रूफ एक फिल्टर बनाया गया था ताकि बैक्टीरिया से लोग बचे रहे, तो उससे भी ये बाहर निकल गया था वायरस। एम.डब्ल्यू. बेजेरिनेक ने 1898 में पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित करने में सक्षम है। यानी जैसे देखिए वायरस एक दूसरे से काफी तेजी से फैलता है, तो कैसे पता चला,
तो एम.डब्ल्यू. बेजरी के एक वैज्ञानिक थे जो 1898 में रिसर्च करते करते उनको ये चीज पता चला कि संक्रमित तंबाकू के पौधे जो होते हैं उसके रस स्वस्थ तंबाकू के पौधे को भी संक्रमित करने में सक्षम है। इन्होंने इस रस तरल को कैंटेजियम वाइनम फ्लूइडम संक्रामक जीवित तरल कहा था। इसे क्या कहा? कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम। W.M. स्टानले 1835 में बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। क्या होता है? इसे प्रोटीन होता है। वे अपनी विशिष्ट मोजाम्बिक कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पी परजीवी होते हैं। ठीक है। अकोशिकीय जीव वायरस या जीवाणु यानी असेलुलर ऑर्गेनिज्म या वायरस के बारे में देख लेते हैं। जो वायरस भी होता है उसमें अकोशिकीय कोशिकीय होता है। तो अकोशिकीय जीव वायरस के बारे में देख लेते हैं जिसे हम लोग विषाणु बोलते हैं। वायरस को अपूर्ण कोशिका माना जाता है। क्या माना जाता है? अपूर्ण कोशिका माना जाता है। इसे कोशिका नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनमें कोशिका के 4 लक्षणों में से एक ही लक्षण मिलता है। इसमें केवल आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए या आरएनए होता है जिससे वायरस में जनन, वांशानुगति और उत्परिवर्तन की क्षमता होती है। वायरस में कोशिका कला, उपापचय यंत्रावली तथा जैव रसायन यंत्रावली नहीं होती है। ये केवल जीवित प्राणी में ही जनन कर सकते हैं। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी होता है जो आरएनए तथा डीएनए हो सकता है। किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं होते हैं। या तो आरएनए होंगे केवल, या तो केवल डीएनए होंगे, नहीं तो केवल आरएनए होंगे। कोरोना वायरस में क्या था? डीएनए था। ठीक है। और इसके कुछ और वेरिएंट है जिसमें आरएनए था, तो इसलिए आप जो है एमआरएनए देखा गया था। आरएनए अलग अलग प्रकार का होता है, तो किसी किसी में एमआरएनए था। प्रायः सभी पादप वायरस में एक ही लड़ी वाला आरएनए होता है और सभी तंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला आरएनए अथवा डीएनए होती है। ठीक है। वहीं अगर हम लोग बैक्टीरियल वायरस अथवा जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज आवरण वायरस जो बैक्टीरिया के संक्रमण करता है, प्राय दोहरी लड़ी वाले डीएनए वायरस होते हैं। ठीक है। वायरस के प्रोटीन के आवरण स्तर को कैप्सिड कहते हैं और यह छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हें पेटिकोशक कहते हैं से मिलकर ये बनता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। अभी हम लोग वायरस देख रहे हैं और वायरस का नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। कैप्सिल न्यूक्लिक एसिड को संरक्षित करता है। यह पेटिकांसक कुंडली अथवा बहुफलक ज्यामिति रूप में लगे होते हैं। वायरस में पंपस, चेचक, हर्पीज तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। वायरस से पंपस, चेचक, हर्पीज तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। मनुष्यों में एड्स भी वायरस के कारण होता है। पौधे में मोजैक बनना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन, पीला होना तथा सीरा अस्पष्टता, बौना तथा अवरुद्ध वृद्धि होना इसके लक्षण हैं। वायरस सजीव कोशिका के अंदर पहुंचकर इसकी जैव संश्लेषण यंत्रावली से प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण करते हैं जिससे इनकी संख्या में वृद्धि होती है। वायरस परजीवी हैं। ये जंतुओं, पेड़ पौधे, जीवाणु की कोशिकाएं में पाए जाते हैं। पोषक कोशिका के बाहर वायरस निष्क्रिय रहते हैं। उन्हें रासायनिक यौगिकी के क्रिस्टलीय कणों से समान बड़े बड़े कणों के रूप में बोतलों में भरकर रखा जा सकता है। ठीक है। वायरस की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, इसको देख लेते हैं। इसका आकार 30 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर तक होते हैं। इन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। वायरस के प्रत्येक कण को विरियॉन कहते हैं, विरियॉन। और वायरस के प्रत्येक कण के चारों ओर प्रोटीन का खोल होता है, इसे कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग कैप्सिड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें यहाँ पे, तो इसके प्रोटीन खोल के मध्य में न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए और आरएनए होता है। पोषण के आधार पर वायरस के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। एक होता है प्राणी वायरस यानी एनिमल वायरस जो जंतु कोशिका में परजीवी के रूप में होते हैं। इन्हें में डीएनए आरएनए भी होता है। एक गोलाकार या षष्ठभुजाकार होता है। ये चेचक, पोलियो, इन्फ्लुएंजा आदि रोग में उत्पन्न करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं पादप वायरस यानी प्लांट वायरस। ये पादप कोशिकाएं में परजीवी हैं। इनमें आरएनए होता है। ठीक है। लेकिन जो कोशिका जो प्राणी यानी जंतु में पाया जाता है उसमें डीएनए और आरएनए दोनों में से कोई एक हो सकता है। जो डीएनए गोलाकार होता है और आरएनए जो है वो षष्ठभुजाकार होता है। लेकिन पादप में केवल और केवल आरएनए पाया जाता है और तंबाकू मोजैक रोग वायरस से होता है। जीवाणु भोजी वायरस, ठीक है, बैक्टीरियोफेज, जीवाणुओं पर परजीवी वायरस को जीवाणु भोजी कहते हैं। जीवाणुओं पर परजीवी जो वायरस जो है जीवाणुओं पर परजीवी वायरस जो है वह से जीवाणु भोजी कहते हैं। जीवाणु भोजी में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है।
T4 जीवाणु भोजी जो एशेरिकिया कोलाई जीवाणु का परजीवी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो है वर्ड जो टीचर वाला एग्जाम हुआ था और सीटेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें से एक षष्ठभुजाकार सिर, एक छोटी ग्रीवा, एक कॉलर तथा एक लंबी बेलनाकार पूंछ होती है। जीवाणु भोजी के सिर में लौकीय चक्रीय डीएनए होता है, ठीक है। अब हम लोग ये तो वायरस के बारे में देख लिए। अब यहाँ पे वायरस से रिलेटेड जो रोग होता है, उससे कौन कौन सा रोग होता है, उसको क्या क्या लक्षण है, इसके बारे में दिया गया, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। रोग की बात करें तो वायरस से होने वाला रोग कौन कौन सा है, ठीक है। जैसे छोटी माता एक रोग होता है जिसको हम लोग चिकन पॉक्स के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। यह किस वायरस से, तो यह वेरियोल मेजर अथवा वेरियोला वायरस के कारण होता है, ठीक है। यह छोटी माता यानी चिकन पॉक्स, इसका अन्य नाम क्या है, चेचक है, या लघु मसूरिका इसका अन्य नाम है। लघु मसूरिका नाम थोड़ा सा नया नाम है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, चेचक, छोटी माता, चिकन पॉक्स सबको पता होता है, लेकिन लघु मसूरिका किसी को पता नहीं, तो थोड़ा याद रखिएगा, यह वेरियोला मेजर वायरस के कारण होता है। अब आपसे पूछ देगा लघु मसूरिका वायरस रोग जो होता है वह किस वायरस से होता है, तो वेरियोला वायरस से होता है। या ये भी पूछ देगा लघु मसूरिका रोग जो होता है वो किससे होता है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, किससे होता है, तो ये वायरस से होता है, ठीक है। इसका लक्षण क्या है, संक्रमण के 10 से 14 दिनों के बाद इसके लक्षण प्रकट होते हैं। इसमें ज्वर होता है, सिर दर्द होता है, शरीर पर चकत्ते और फफोले पड़ना, उल्टी और थकान आदि होने लगता है। इसका उपचार यानी ट्रीटमेंट इसका कैसे करना है, इसकी प्रभावी उपचार नहीं है, ठीक है। इसका कोई प्रभावी उपचार नहीं है। रोगी को अन्य लोगों से शारीरिक संपर्क से दूर और स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए। पोलियो के बारे में देख लेते हैं। पोलियो भी जो पोलियो वायरस के कारण होता है, इसका अन्य नाम पोलियो मेलाइटिस होता है, इन्फेंटाइल होता है और पैरालिसिस होता है। यह किससे होता है, यह पोलियो वायरस के कारण होता है। प्रारंभ में इसके लक्षण प्रकट नहीं होते हैं। पोलियो विषाणु व्यक्ति की चालक तंत्रिकाएं में प्रवेश करके मेरुरजी कोशिकाएं, मस्तिष्क के स्टेम आदि कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। इसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियों का संचलन प्रभावित होता है और हाथ पैर कार्य करना बंद कर देता है। पोलियो की रोकथाम के लिए दो प्रमुख जो है प्रकार के टीके उपलब्ध हैं, निष्क्रिय पोलियो विषाणु और मौखिक पोलियो विषाणु, ठीक है। यानी ओरल पोलियो जो है जो है टीका है ओपीवी, और इनएक्टिव पोलियो वायरस जिसको आईपीवी के नाम से जानते हैं, ठीक है। पल्स पोलियो अभियान भारत में शुरू किया गया था। पल्स पोलियो अभियान भारत में शुरू किया गया था, किस लिए शुरू किया गया था, भारत से पोलियो को खत्म करने के लिए जो है वो पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया था, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। और भारत से अब पोलियो खत्म हो चुका है। नेक्स्ट है रेबीज। रेबीज वायरस यानी रेबीज होता है रेबीज लाइस वायरस। रेबीज जो होता है वह रेबीज वायरस के कारण होता है, जो कुत्ता के काटने से होता है। इसमें क्या होता है, सिर और गले में दर्द होता है, हल्का ज्वर होता है, शोर, तेज प्रकाश एवं ठंडी हवा के प्रति असहनशीलता होता है। एंटी रेबीज रेबी पर तथा HDCF यानी ह्यूमन डिप्लॉयड सेल रेबीज वैक्सीन आदि टीकों के द्वारा इसको ठीक किया जाता है। एड्स भी वायरस के कारण होता है, जिसका एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो ह्यूमन और इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है, यानी HIV के कारण होता है। व्यक्ति की प्रतिरक्षा क्षमता अत्यधिक क्षीण हो जाता है। देखिए जो जिसको वेट्स होता है यानी HIV वायरस के कारण होता है, वो उस बीमारी से नहीं मरते हैं। होता क्या है कि उनका शरीर का अंदर का जो WBC है और जो उनका रोग को से लड़ने की क्षमता है वो इतना कम हो जाता है कि कोई भी नॉर्मल सी भी बीमारी उन पे बहुत अच्छा से अटैक कर देता है, अच्छे से इम्पैक्ट कर देता है, और उनके बाद उस बीमारी से उनकी मौत हो जाती है। इस तरह से होता है। ऐसा नहीं है कि किसी को एड्स हुआ और डायरेक्ट उसको जो है मर गया। कैंसर जैसा टाइप का ये सब नहीं होता है। अब तक इसका उपचार नहीं हो पाया है, परंतु इससे बचाव की एकमात्र उपाय है, ठीक है। इससे बचाव ही एकमात्र उपाय, से बचा ही जा सकता है। हेपेटाइटिस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। हेपेटाइटिस वायरस सामान्यतः 6 प्रकार के होते हैं, ABCDENG। यह यकृत में निर्मित पीत वर्णक यकृत द्वारा पूर्णतः अपचयित नहीं हो पाता है, इसलिए आंखें, त्वचा एवं मूत्र पीला हो जाता है, ठीक है। हेपेटाइटिस में क्या होता है कि हेपेटाइटिस में जो पीत वर्णक जो होता है यह यकृत द्वारा पूर्णतः अपचयित नहीं हो पाता है, इससे आंखें, त्वचा और मूत्र जो है पीला हो जाता है, और रक्त में पीत की मात्रा बढ़ जाती है और भूख नहीं लगती है। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग करके हरी सब्जी, दही, गन्ने का रस पर के हेपेटाइटिस पे कंट्रोल पाया जा सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया बायोलॉजी का, ठीक है। बहुत जल्दी सभी बुक को हमने खत्म कर देंगे। बहुत लोग बहुत प्रेशर में है, तो बिल्कुल आप टेंशन नहीं लीजिए, आराम से पढ़िए,
ठीक है? और रिवीजन बहुत कीजिए, रिवीजन सुबह-शाम कीजिए, दिन भर पढ़िए, सुबह-शाम रिवीजन कीजिए, अगले दिन भी सुबह पहले रिवीजन से ही अपना स्टार्ट कीजिए और रात को सोते टाइम भी रिवीजन कीजिए, ठीक है? वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप कितना भी पढ़ लीजिएगा, रिवीजन नहीं कीजिएगा तो कोई काम का वो नहीं रहने वाला, ठीक है? पढ़ते जाइएगा और भूलते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा, भूलते जाइएगा और एग्ज़ाम में क्वेश्चन फँसते जाएँगे, ठीक है? तो आप रिवीजन ज़रूर कीजिए और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमको कमेंट कीजिए, कमेंट का रिप्लाई हम तुरंत दे देते हैं, ठीक है? कमेंट कीजिए और जब 2000 सब्सक्राइब हो जाएगा, एक टारगेट रखे हुए हैं, तो आप लोग के लिए एक हेल्पलाइन नंबर रिलीज़ करेंगे, उस नंबर पे आप लोग डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।